Good morning, my dear students, and welcome again in हिंदी क्लास। My dear students, हिंदी की क्लास में आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में करेंगे शब्द निर्माण के अंतर्गत समास। इससे पहले शब्द निर्माण की प्रक्रिया में हमने उपसर्ग और प्रत्यय किए थे, जिनके द्वारा शब्दों का निर्माण करना आपको सिखाया गया था। आज हम समास पढ़ेंगे कि किस तरह समास द्वारा शब्दों का निर्माण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द निर्माण और समास। शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया समास भी है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, संयोग या मिश्रण करना। संक्षिप्त मतलब छोटा, संयोग मतलब जोड़ना या मिश्रण करना या फिर वर्ड्स को मिक्स करना। ओके, नीचे दिए गए उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देश का वासी, देशवासी। अपने आप पर बीती यानी आप बीती। यहाँ पे क्या हो गए, शब्द क्या हो गए, संक्षिप्त हो गए। इसी तरह आगे गंगा और यमुना, गंगा यमुना। विद्या रूपी धन, विद्या धन। गज के समान आनन है जिनका अर्थात गणेश जी, गजानन। जन्म से लेकर अजन्म। उपयुक्त उदाहरणों में दिए गए वाक्यांशों को संक्षिप्त करके उनसे एक एक शब्द बनाया गया। इन शब्दों का वही अर्थ है जो उनके वाक्यांश का है। वाक्यांशों अथवा शब्दों के संक्षेपीकरण की यह प्रक्रिया ही समास कहलाती है। समास किसे कहते हैं? चाहे वाक्यांश हो यानी कि कुछ वाक्य के अंश या शब्द या शब्दों का संक्षेपीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? समास। अतः हम कह सकते हैं कि दो या अधिक शब्दों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके उनसे एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे? समास शब्द निर्माण की एक मुख्य प्रक्रिया है। समास में पदों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाए जाते हैं। समास द्वारा बने नए शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समास विग्रह में समस्त पदों को विस्तार देकर उन्हें समास से पूर्व की स्थिति में लाना होता है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। समास के नाम का निर्धारण उसके विग्रह के आधार पर किया जाता है। अब हम बात करेंगे समस्त पद या सामासिक पद। जो समस्त पद होता है यानी कि सामासिक पद होता है। समास करने के पश्चात जो नया शब्द बनता है, मान लो हमने समास किया, वाक्यांशों का एक शब्द बनाया, वो समास बन गया। अब उससे जो नया शब्द बना उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। इस नए शब्द में स्पष्ट रूप से 2 शब्द जोड़े दिखते हैं। स्पष्ट रूप से दिखने वाले इन शब्दों को पद कहते हैं। इनमें पहले वाले शब्द को पद को पूर्व पद और दूसरे वाले शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जैसे है ये देशवासी, ठीक है, ये है समस्त पद है, पूरा पद है। अब देश पहला पद यानी से पूर्व पद कहेंगे और वासी को उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, पहला पद स्टार्टिंग वाले को और दूसरा पद दूसरे वाले को। अब हम बात करेंगे समास विग्रह की। परस्पर मिले किन्हीं 2 वस्तुओं को अलग करने की प्रक्रिया। मान लो समस्त पद है हमारे पास और उसका जब हम उसको अलग अलग करके लिखेंगे तो वो होगा समासिक विग्रह। जैसे देशवासी आपको सिखाया, देश का वासी, देशवासी समस्त पद है और देश का वासी क्या है? समास विग्रह है। आप बीती, अपने आप पर बीती, ये समस्त पद है और ये समास विग्रह है। यानी कि अगर हम समास बनाएंगे, एक पद बनाएंगे, वो होगा समस्त पद और उसको जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो वो होगा समास विग्रह। और पदों को अलग करने के उन्हें समास से पूर्व की स्थिति में रख देने को समास विग्रह कहते हैं। यानी कि समास से पूर्व रखने की स्थिति मतलब समास करने से पहले जो शब्द जिस स्थिति में था उसे हम समास विग्रह कहते हैं। व्याकरणिक भाषा में हम कह सकते हैं कि समास की प्रक्रिया में पदबंधों का संक्षिप्तीकरण, उन्हें एक पद, और समास विग्रह में पदों का विस्तारीकरण करके उन्हें पदबंध का रूप दिया जाता है। अब हम व्याकरणिक भाषा में हम कह सकते हैं जब हम समस्त पद बनाएंगे तो वो होगा संक्षिप्तीकरण, ठीक है, क्योंकि छोटे हो गए। और समास विग्रह में पदों का जब हम विस्तार करके लिखेंगे तो ये है पदबंध। समास अथवा समास विग्रह करते समय
ध्यान देने योग्य बातें। समस्त पदों में 2 पद होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद। जैसे गंगा जल में गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। कभी कभी समस्त पद में 3 पद भी देखे, जैसे तन मन धन, रवि शशि नखत। इन पदों में विभक्ति अंतिम पद के साथ लगाई जाती है और संयोजक शब्द अंतिम पद से पहले लगा, जैसे तन मन धन ये से, या तन मन और धन। समास की प्रक्रिया में सबसे पहले विभक्ति चिन्हों का लोप किया जाता है और फिर मुख्य पदों के विस्तारक शब्दों को हटाकर उनसे समस्त पद बनाया जाता है। समास विग्रह यानी कि जो समास विग्रह किया होता है तो उसके अंदर कारक चिन्ह होते हैं, और जब हम उसको समास बनाएंगे ना समस्त पद, तो कारक चिन्हों का लोप होगा। जैसे देशवासी, देश का वासी, तो इसमें का क्या है, कारक चिन्ह, तो इसका लोप होगा। ठीक है। और फिर जो मुख्य पद के विस्तारक शब्दों को हटाकर उससे समस्त पद बना लेंगे। जहाँ पर विभक्ति चिन्हों का लोप होता है वहाँ पर प्राय पूर्व पद का दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे राजा पुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ राजा के आ को ह्रस्व स्वर होकर राज हो गया। समास के नाम का निर्धारण करके उसके विग्रह के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि विग्रह के अनुसार उसके नाम में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पीताम्बर का समास विग्रह पीत है, जो अंबर करने पर कर्मधारय समास होगा। पीत है अंबर, जिसका अर्थ है श्री कृष्ण। यह विग्रह करने पर बहुव्रीहि समास होगा। अब है समासिक पदों की रचना। समासिक पदों की रचना एक ही स्रोत से आए पदों से भी होती है और भिन्न भिन्न स्रोतों से आए पदों से भी, यानी कि समासिक पदों की रचना एक स्रोत से भी हो जाती है और भिन्न भिन्न स्रोतों से भी हो जाती है। एक ही स्रोत से आए पदों में समास होने पर उसे समस्त्रोतीय समास कहते हैं और भिन्न भिन्न स्रोतों से आए पदों के समास होने पर उसे संकर समास कहते हैं। जैसे क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र, ठीक है, समान तत्सम और तत्सम और तत्सम है इसके अंदर, तो ये समस्त्रोतीय हो गया। संकर हो गया, जैसे 2 संकर शब्द जो होते हैं, 2 विदेशी शब्द मिलते हैं, इसमें योजना और कमीशन, तो योजना कमीशन तत्सम और विदेशी पद, तो ये संकर समास हो गया। अब हम बात करेंगे समास के भेद की। आपने पिछली कक्षाओं में भी समास के भेदों को पढ़ा है, एक बार फिर से आपको समझाते हैं विस्तार से। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्विगु समास। सबसे पहले हम बात करेंगे अव्ययीभाव समास की। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और वह प्राय अवयव होता है, यानी कि पूर्व पद प्रधान मतलब कि पहला पद मुख्य होता है, वह अवयव और मतलब वो प्राय क्या होता है, अवयव शब्द होता है, तो वह अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययी समास में जहाँ पूर्व पद अवयव नहीं होता वहाँ पर द्वितीय पद अवयव, तो मान लो अगर पहला पद अवयव नहीं है तो वहाँ दूसरा पद अवयव होगा। ठीक है। समास करने पर समस्त पद अवयव बन जाता है और क्रिया विशेषण के भांति प्रयुक्त होता है। समस्त पदों के अवयव होने के कारण इनके वाक्य प्रयोग के समय लिंग, वचन या कारक के अनुसार इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। इस समय में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। समास विग्रह में जहाँ कहीं के पर का प्रयोग दृष्टिगत होता है, वह वास्तव में विभक्ति चिन्ह नहीं होता, बल्कि उसके अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए इसे जोड़ा जाता है। अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। ये देखिए, ये विभाव समास के उदाहरण है। इनकी सारणियों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे पहला आजीवन, तो जीवन भर तक रहने का, ठीक है, तो ये क्या है, आजीवन। आ शब्द क्या है, आ प्लस जीवन, यानी ये अव्यय है। दूसरा है तत्पुरुष समास। इसमें पूर्व पद यानी पहला पद गौण होता है और उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। इसमें प्रथम पद के संज्ञा होने पर द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक का कोई एक विभक्ति अवश्य होती है। पहला पद संज्ञा होता है, ठीक है, और उत्तर पद में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। समस्त पद का पूर्व पद संज्ञा, उपसर्ग या अवयव होता है। समस्त पद का पूर्व पद क्या होगा, मान लो हम जो इसका समस्त पद बनाएंगे ना, वो या तो संज्ञा होगा या उपसर्ग या अवयव होगा। ओके। तत्पुरुष समास में समास प्रक्रिया के समस्त पद बनाते समय पूर्व पद के साथ आने वाले परसर्गों या विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है।
जिस कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है उसी के नाम से समस्त पद को पुकारा जाता है। जैसे गुणयुक्त, गुणों से युक्त में कर्ण कारक चिन्ह का विभक्ति चिन्ह, यहाँ पर इसी चिन्ह का लोप होता है, यह कर्ण तत्पुरुष कहलाएगा। अब देखिए ये समस्त ग्रामगत, ग्राम को गत, ठीक है। अब इसमें ग्राम को गत, तो इसे पहला पद क्या है, गौण है, और दूसरा पद प्रधान है। आगे यहाँ पर तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण दिए गए। करण तत्पुरुष यानी कि इसमें करण कारक होगा, से करण कारक है तो इस विभक्ति का लोप होगा। संप्रदान तत्पुरुष, ये जब आप इसका विग्रह करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा तत्पुरुष है। जो जिस कारक चिन्ह की विभक्ति का लोप होगा वही तत्पुरुष होगा। अपादान, संबंध, अधिकरण। अब है तत्पुरुष समास में, समास के विग्रह में ध्यान रखने योग्य बातें। तत्पुरुष समास में निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे तत्पुरुष समास करते समय पूर्व पद की विभक्ति चिन्ह के साथ उसके अर्थ को स्पष्ट करने वाले शब्द समूह का भी लोप होता है। जैसे दही में डूबा, दही बड़ा, वन में रहने वाला, वन मानुष, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी आदि। संस्कृत में तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरणों में विग्रह करते समय विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, मृत्युम प्लस जय, मृत्युंजय। नकारात्मक अर्थ में भी तत्पुरुष समास होता है। जैसे नन तत्पुरुष कहते हैं, इसमें पहला पद अभाव अथवा नकार को दर्शाता है, इसमें भी विभक्ति चिन्ह नहीं आता। नन तत्पुरुष में शब्दों के आरंभ में नकारवाची अथवा अपसर्ग, अनर्थ जैसे अस्थिर, अन्याय, अधीर, नकारात्मक अर्थ में भी इसका तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष समास के दो भेद भी होते हैं, कर्मधारय, द्विगु। इन दोनों समासों में भी उत्तर पद यानी दूसरा पद ही प्रधान होता है। कर्मधारय समास, जिस समास में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय पदों में समास किया जाता है। यानी कि जब हम ये देखेंगे ना, विशेषण और विशेष्य का अर्थ है। नीलकंठ है जैसे पहला शब्द, विशेषण कैसे, नील है विशेषण, कंठ यानी विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण विशेष्य का भाव हो गया, नीला है कंठ जिसका। अब इसमें पहला पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। अब नील है, ये पहला पद प्रधान है, कंठ उत्तर कंठ है, इसके अंदर विशेष्य जो है वो है प्रधान शब्द, क्योंकि नीला तो कुछ भी हो सकता है ना, नीला कंठ की, लेकिन विशेषता किसके, कंठ की, तो यहाँ ये उत्तर पद प्रधान हो गया। इसी तरह उपमान उपमेय का भाव होता है। घन के समान श्याम, यानी कि घन के समान श्याम, कमल के समान नयन, चंद्रमा के समान मुख, ये सब क्या है, कर्मधारय समास। ओके, अब हम बात करेंगे द्विगु समास की।